हेलो गाइस, दिस इज कार्तिकेय पांडे फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। अपन वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं रिलेटेड टू द फिजिक्स, और अपन ने कई सीरीज भी देखी हैं। अपन ने लेटेस्ट जो सीरीज देखी है वो थी फ्लूइड मैकेनिक्स, जो कि भी कंटिन्यूसली चल भी रही है। साथ में पैरेलली मैं कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट में ऑप्टिक्स का भी सीरीज लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर 12th का भी कुछ पढ़ाओ सर, जो कि पैरेलली चलता रहे। तो उसी के केस में मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ जो कि है रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड। तो गाइज अपन अब सारे लेक्चर्स देखेंगे रिलेटेड टू दी रे ऑप्टिक्स, और अपन पैरेलली भी और लेक्चर्स देखते चलेंगे। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं अपन रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लाइट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंडर पे सबसे पहले पढ़ते हैं लाइट। तो लाइट का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट? तो एकदम बेसिक से याद रखेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि लाइट मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि होता है ना कि हमसे कुछ नहीं बन रहा है तो चलो लपेट देते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कुछ बच्चों से हीट का रियल मीनिंग नहीं पता होता है तो सीधे लपेटते हैं हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा बोलना सही माने तो लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यदि बोले कि हु इज कार्तिकेय पांडे, तो आप यदि बताओगे कार्तिकेय पांडे इज इंसान, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बात सही होगी। आपको पर्टिकुलर चीजें बतानी पड़ेगी कि पतला बॉडी एंड ऑल सारी चीजें। तो लाइट के बारे में अपन जानते हैं, मैं भी वहीं से स्टार्ट करूंगा। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन इसके आगे क्या है वो मेन बात है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच visualization is possible, visualization is possible। इसका मतलब क्या हुआ? विजुलाइजेशन इज पॉसिबल का मतलब क्या हुआ? तो विजुलाइजेशन पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि लाइट मात्र एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। जब उन पे लाइट जाती है, उनसे टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आती है, उसकी इमेज बनती है और हमें महसूस होता है कि कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो गाइज ये सब किसकी वजह से हुआ? मात्र ड्यू टू दी ओनली ड्यू टू दी लाइट। फिर इसके अंदर पे और जाए तो क्या मिलेगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, और दूसरा कहें तो इट है पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या हुआ? मैंने दो चीजें क्या लिख दी तो सुनिए। लाइट के दो नेचर होते हैं। लाइट ऑलवेज शोज डुअल नेचर। फर्स्ट नेचर इज वेव नेचर, सेकंड नेचर इज पार्टिकल नेचर। इफ वी विल बी स्टडिंग मॉडर्न फिजिक्स और वहां पे हम पढ़ेंगे लेट अस सपोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो हमें कंसीडर करना पड़ेगा पार्टिकल नेचर, जिसमें हम मानेंगे कि लाइट फोटोन पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक। लेकिन जब हम स्टडी कर रहे होंगे इंटरफेरेंस एक डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा वेव चैप्टर में 11th क्लास। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे दूसरे वीडियोस प्रेफर कर सकते हैं। जब अपन पढ़ेंगे इंटरफेरेंस या कि डिफ्रैक्शन, तो अपन क्या प्रेफर करेंगे? वेव नेचर। सो इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। ये बात याद रखिएगा, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। हम किस कंडीशन में हैं, मतलब हमें क्या स्टडी करना है, इस बात पे डिपेंड करेगा लाइट का नेचर। यदि हम इंटरफेरेंस स्टडी कर रहे हैं तो हम उसे वेव नेचर लेके वेव नेचर लेके चलेंगे। और यदि अपन यहीं पे स्टडी कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो अपन इसको क्या लेके चलेंगे? दैट इज पार्टिकल नेचर। तो गाइज ये तो था अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। अब बात आती है कि यदि हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस से कि रे ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो हम इसको वेव मानेंगे। तो वेव का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय द वेव? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो हमारा लाइट है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब हुआ अ वेव कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू दी टू टाइप्स ऑफ ऑसिलेशन। पहला मैग्नेटिक ऑसिलेशन और दूसरा इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, मैग्नेटिक ऑसिलेशन एज वेल एज इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन। वो ऑसिलेशंस कैसे होते हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिकल ऑसिलेशन एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपोगेशन डायरेक्शन। मतलब यदि हमारी
वेव का ये मैग्नेटिक ऑसिलेशन है तो ये होगा इलेक्ट्रिक ऑसिलेशन, और वेव का डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसा होगा या कि ऐसा होगा। इज इट क्लियर? ध्यान से याद रखिए, जैसे कि अपन बात करते हैं वाई एक्स और जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड, तो तीनों क्या है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरह यहां पे होता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस एज वेल एज मैग्नेटिकल ऑसिलेशंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन। मींस कुछ ऐसा होता है, लेट अस सपोज हम वेव को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस, लेट अस सपोज these are the electrical oscillations perpendicular, sorry, along the plane, then will be the magnetical oscillations, जो कि आप यदि इनको 3D में जाके सोचेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर महसूस हो पाएगा कि ध्यान से देखिए तो इनके बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये ऑसिलेशंस ऐसे दिखाए जा रहे हैं और ये ऑसिलेशंस ऐसे दिखाए जा रहे हैं। सो दीज वी आर द मैग्नेटिकल ऑसिलेशंस एंड दीज वी आर द इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशंस। अब बात आती है कि वेव का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, मतलब हमारा लाइट किधर की ओर ट्रेवल कर रहा होगा, तो लाइट कुछ ऐसा ट्रेवल कर रहा होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ लाइट। इस डायरेक्शन में हमारा लाइट का जो वेव है वो मूव कर रहा होगा। तो हमने लाइट के बारे में पहले जाना कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच विजुअलाइजेशन इज पॉसिबल, मींस कॉज सेंसेशन ऑफ विजुअलिटी, मतलब कि हमें ये बात पता चलती है कि कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा है, ये किसकी वजह से, मात्र लाइट की वजह से। फिर बात आती है कि लाइट का नेचर कैसा होता है, मतलब लाइट किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो अपन इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन किसमें करते हैं कि जो हमारा लाइट है वो वेव नेचर का होता है, दूसरा पार्टिकल नेचर का। और उसके बाद अपन बात ये जानते हैं कि ऐसा क्लासिफिकेशन क्यों किए, तो पार्टिकल नेचर क्लासिफिकेशन तब होता है जब हमें पढ़ना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट वहां लाना पड़ता है एंड ऑल, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। और वेव नेचर की बात कब करते हैं, जब हमको फिनोमिना सच एज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड सो ऑन, जब ऐसे फिनोमिना को एक्सप्लेन करना होता है तो हमें वेव नेचर कंसीडर करना पड़ता है। अब बात आती है कि वेव नेचर हमने कंसीडर यदि किया है तो वेव कैसी वेव, कौन सी वेव, तो it is always electromagnetic wave which consists two kind of oscillations, magnetic oscillation, electrical oscillation, and both are perpendicular to the each other। और जो ये दोनों ऑसिलेशंस हैं ये वेव के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोपेगेशन ऑफ वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब बात ये आती है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, तो अपन इसके बारे में तीन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तीन क्या, हम जितनी प्रॉपर्टीज बनाना चाहें बना सकते हैं, वही है कि यहाँ से तोड़ो वहां जोड़ो, वहां से तोड़ो यहाँ जोड़ो, लेकिन जनरली अपन देखते हैं कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहला होता है कि देयर इज नो नेसेसरी कंडीशन कि कुछ ना कुछ सामने मीडियम होना चाहिए, मीन्स इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। मतलब जैसे आपने देखा होगा साउंड के केस में कि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता। आप वैक्यूम में जाइए, वहां खूब ढोल नगाड़े बजाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है, इट रिक्वायर्स मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। लेकिन लाइट हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसकी वजह से इसको कोई भी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब यदि मीडियम है तो सही है, नहीं है तो सही है, लाइट तो ट्रेवल करेगी। इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि सन और अर्थ के बीच में कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि कोई भी मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से लाइट ट्रेवल करके हमारे अर्थ तक आ पाती है। इसका मतलब प्रूव हुआ कि जो लाइट है उसको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। सो दैट वाज द फर्स्ट बेसिक प्रॉपर्टी। दूसरा होता है इट्स ट्रेवलिंग स्पीड इज its traveling speed is 3 into 10 to the power 8 in vacuum, जो कि वैरी करेगी, it will vary with respect to medium। मतलब जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होगा लाइट की स्पीड चेंज होगी, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। फिर its स्पीड,
मतलब कि यदि हम बात करें लाइट के मैग्नीट्यूड, स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एज वेल एज डायरेक्शन, तो ये दोनों चेंज होते हैं मात्र किस केस में? रिफ्रैक्शन के केस में, रिफ्रैक्शन। लेकिन इनमें से मात्र मैग्नीट्यूड का चेंज होता है रिफ्लेक्शन के केस में, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, सॉरी इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन का चेंज होता है किसके केस में? रिफ्लेक्शन के केस में। मतलब मुझे एक बात पता चली कि जब हम बात करेंगे लाइट की, तो यदि मीडियम चेंज हो रहा है तो मीडियम चेंज होने पे दो ही फिनोमेना होंगे, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। हार्ड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन। सॉफ्ट बाउंड्री या कि जो कहते हैं कि ओपन बाउंड्री, एक तरह से रिफ्रैक्शन, ये कि मीडियम चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन। ऐसे केसेस में लाइट का वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन ये वेलोसिटी किस वजह से चेंज होता है? दो वजह से, डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। तो जब अपन बात करेंगे किसकी? रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन के केस में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो सकते हैं। लेकिन जब बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन के केस में डायरेक्शन चेंज होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर लाइट का स्पीड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है कि लाइट की जो स्पीड है वो किसका फंक्शन है? मीडियम का फंक्शन है। तो जब मीडियम का फंक्शन है तो यदि मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं होगी। और हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के केस में लाइट उसी मीडियम में आ जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट। मतलब हमने लाइट के बारे में जनरल जाना कि व्हाट डू यू मीन बाय द लाइट। अब बात आती है लाइट रे की, कि लाइट रे क्या है। तो लाइट रे के बारे में सीधे सीधे एक बात याद रखिएगा कि सिंपली कहना चाहें तो ये कहेंगे कि इट इज अ पर्टिकुलर लाइन और एनर्जी which travels from origin point to infinite. It can travel from origin to infinite. Means let us suppose this is our source. तो यहाँ से जो लाइट निकल रही है वो कुछ ऐसे ट्रेवल करेगी. So this is known as light ray. और अपन इसका अच्छा खासा यूज करने वाले हैं, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया है लाइट रे के बारे में। जैसे कि सन से निकली रे और हमारे अर्थ तक पहुंची, तो उसका ओरिजिन फिक्स है लेकिन डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। इट विल बी बेरिंग, यदि उसके सामने कोई फ्रंट में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन होगा, या कि ऑब्जॉर्प्शन होगा, या कि ट्रांसमिशन होगा। और यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो हमारी लाइट रे ट्रेवल करती जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लाइट। अब पढ़ते हैं आगे। अपन इंडिविजुअल फिनोमेनास को पढ़ेंगे जो कि लाइट से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला जो मैं फिनोमेना स्टार्ट कर रहा हूं फॉर स्टडी, दैट इज अवर रिफ्लेक्शन। मीन्स लाइट के केस में जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, कब होता है, क्यों होता है, रिफ्लेक्शन होने से क्या चेंजेस होते हैं, रिफ्लेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ये सारी चीजें अपन इसके अंडर भी पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन। चलिए, मैं मानता हूं कि कोई भी रे ऐसे आ रही है जो कि लेट अस सपोज एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, सरफेस है, और उसमें लाइट आई और टकरा से लेट अस सपोज चली गई। तो दिस पर्टिकुलर रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। क्यों? क्योंकि ये इंसिडेंट हो रही है, इस पे पर्टिकुलर फॉल कर रही है। एंड दिस पर्टिकुलर रे इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्यों कहा? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है। और जो इस सरफेस के एक नॉर्मल दैट इज नोन एज, यूजुअली दैट इज नोन एज नॉर्मल रे। इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। अपन दिखाना चाहें तो इसे आई से दिखा सकते हैं, इसे दिखाना चाहें तो एन से दिखा सकते हैं, इसे दिखाना चाहें तो आर से दिखा सकते हैं। फिर बात ये आती है कि दिस पर्टिकुलर एंगल बिटवीन इंसिडेंस और नॉर्मल रेस के बीच में इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। सो दिस वाज द जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिफ्लेक्शन। लेकिन ये बात आती है कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बारे में एक बात याद रखिएगा, इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, it is the bouncing back of light on the same medium when it incidents on any surface। मतलब कि कोई भी लाइट जो कि आती है और सरफेस पे टकराती है तो उसी लाइट का दोबारा उसी मीडियम में बाउंसिंग बैक, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि लेट अस सपोज मैंने एक शीशा लिया और शीशे में ऐसे टार्च मारते हैं। जैसे ये शीशा ले लिया अपन ने, और शीशा लेने के बाद
अपन ने इसमें क्या मार दिया, लेट अस सपोज ऐसे करके कुछ टार्च मार दिया। तो टार्च मारने में जब ऐसे ऐसे रेज जाती हैं और अपन को एकाएक वहां से रिफ्लेक्शन मिलता है और अपन की जो आंखें होती है वो बंद हो जाती हैं। तो आंखें क्यों बंद हो गई? दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इट वॉज द एग्जाम्पल रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्शन का अपन लोग जनरल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग कभी भी देखे होंगे कि आपका शूज जो है, लेट अस सपोज जो ब्लैक लेदर कलर का है, सॉरी लेदर है, ब्लैक कलर का है, और उसमें आपने पॉलिशिंग कर दी है और फिर आप उसमें अपने चेहरे को देखिए तो आप इतनी अपने चेहरे को देख पाएंगे। उसका रीजन रिफ्लेक्शन। ठीक उसी तरह जब आप जाइए पानी में, तालाब में जाइए, तालाब में लेट अस सपोज मैं कार्तिकेय पांडे झांक रहा हूं तो मुझे अंदर से भी एक कार्तिकेय पांडे दिखेगा, जो कि एक शेर की कहानी भी आप लोगों ने सुनी होगी, शेर और चूहा। शेर और खरगोश, खरगोश। तो ये सब किसके चलते हुआ? मात्र रिफ्लेक्शन के चलते। वो बात अलग है, शेर बेवकूफ था तो वो मर गया, लेकिन अपन रिफ्लेक्शन ही पढ़ रहे हैं। तो ये तो थे एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दिस वाज द जनरल डिस्क्रिप्शन अबाउट द रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस इन सेम मीडियम। मतलब लाइट जब किसी सरफेस पे टकराती है तो उसी मीडियम में उस लाइट का लौट के आना आफ्टर द इंसिडेंस ऑन सरफेस, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अब बात ये आती है कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे मेन मुद्दा है व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्लेक्शन, तो अपन ने कर लिया। उसके बाद आता है कि रिफ्लेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो गाइस देयर आर द टू काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन इज द रेगुलर एंड सेकंड वन इज द डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, और इसी को कई लोग बोल देते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट वन इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकंड वन इज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो ये बात आती है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो अपन लोग 8th क्लास में पढ़ते थे कि जो चिकनी सतह से रिफ्लेक्शन हो दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, जो खुरदुरी सरफेस से हो दैट इज डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। लेकिन यदि आईआईटी की बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि वो यही चीजें पूछेगा। तो इसको अपन थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। लेट अस सपोज कि इस केस में क्या है, 3 रेज ऐसे फॉल कर रही हैं सरफेस पे और ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सरफेस में ऐसे आ रही हैं लाइट रेज और ऐसे जा रही हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास एक डिफ्यूज सरफेस लेट अस सपोज कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आ तो 3 रे रही हैं लेट अस सपोज ऐसे, ठीक है, लेकिन वो जा कैसे रही है? कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है। तो हो क्या रहा है इस केस में? जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो पैरेलली जा रही हैं, लेकिन इस केस में पैरेलली रेज आ तो रही हैं, ध्यान से देखिए, लेकिन पैरेलली जा नहीं पा रही है। तो इस बेसिस से मैं एक बात कह सकता हूं कि ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट एक टाइम पे जो हमारी रेस थी उनका जो कंसंट्रेशन था वो ज्यादा था, और एक टाइम के बाद कहां पे कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि पहले रेज आई तो वहां कंसंट्रेशन ज्यादा था, अभी रिफ्लेक्शन हुआ तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा रेस का। तो यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट मुझे पता चला कि जो इंटेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगी। व्हाई? बिकॉज इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन दी लाइट रेस। सो जितना यहाँ पे लाइट रेस का कंसंट्रेशन उसी हिसाब से इंटेंसिटी वेरी करेगी। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दिस केस इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P इज द फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब इंटेंसिटी क्या करेगी? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। लेकिन इस केस में बात करें तो ध्यान से देखिए तो कुछ रेज आ रही हैं, कुछ रेज जा रही हैं। रेज का कोई भी जो कहते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जिसकी वजह से, सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलेंगे, ये कहना चाहें तो सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे कि जो रेज आ रही हैं वो यूनिफॉर्मली हर तरफ क्या हो जा रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही हैं, जिसकी वजह से जो इंटेंसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब जितनी रेज आई उतनी यहाँ वहां बट गई, जिसकी वजह से हम एक बात कह सकते हैं कि इन दिस केस इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज नॉट द फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी एट अ फिक्स्ड पॉइंट। इस केस में होगी चेंज, इस केस में नहीं होगी। इस केस में क्यों हो रही थी वो आपने देख लिया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ लाइट रेज वाज चेंजिंग। बट इन दिस केस कंसंट्रेशन ऑफ लाइट्स रेज आर नॉट चेंजिंग। हाँ, आपको शायद तक दिख रहा हो कि सर कुछ तो चेंज हो रहा है, लेकिन इतना माइन्यूट चेंज अपन इसी कंपैरिजन में निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहां से हमने एक नई डिफिनेशन निकाली रिलेटेड टू दी इंटेंसिटी।
इन केस ऑफ रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो यदि आपसे कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो आप ये जगह ये बताने के बजाय कि चिकनी सरफेस, खुरदुरी सरफेस, इसका भी एक बार जिक्र करेंगे। अब बात आती है इसके एग्जांपल्स। तो इसका एग्जांपल है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शंस होते हैं, यदि हमारे प्लेन मिरर की जो सरफेस है वो क्या है, स्मूथ है, तो दैट विल कम अंडर दी रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यहीं पे एग्जांपल की यदि इसकी बात करें तो एग्जांपल रिफ्लेक्शन टेकन ओवर दी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर का जो सरफेस है वो क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो मुझे ये बात पता चली कि जो न्यूज़पेपर के चलते रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो गाइज, ये तो था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आइए पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। Let us suppose this is our incident ray, this is reflected ray, this is angle of incidence, this is angle of reflection, this is normal ray, this is our plane mirror. इसको मिरर याद रखिएगा। तो बात आती है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहला जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब angle between the normal ray and incident ray is always equals to the angle of angle between normal and reflected ray. So this was the first law. लेकिन मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं। यदि मैं I को एक I वेक्टर मान लूं, लेट अस सपोज I को मैं एक I वेक्टर की तरह ट्रीट करूं, I कैप, R को मैं एक वेक्टर से डिनोट करूं दैट इज R कैप, N को मैं एक वेक्टर से डिनोट करूं लेट अस सपोज दैट इज N कैप, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 1 1, सबका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दिस ऑल थ्री आर यूनिट वेक्टर। अब आप लोगों को पता होगा एक क्रॉस प्रोडक्ट नाम का एक प्राणी होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है कि वेक्टर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जब अपन क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आता है, जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी हो जाता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर ए इंटू बी आर द मैग्नीट्यूड, साइन थीटा इज द साइन ऑफ एंगल बिटवीन दोज टू वेक्टर्स and n cap is the perpendicular normal vector, perpendicular unit vector। ठीक है, तो यदि मैं दोनों साइड मॉड ले लूं तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं मॉड ऑफ a क्रॉस b, दिस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a b sin थीटा। और यदि इनकी बात करें तो क्या ये बात लिख सकते हैं i क्रॉस n का मैग्नीट्यूड, i क्रॉस n का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ I, साइन ऑफ I। साइन ऑफ I क्यों लिया, क्योंकि A और B मींस I और N की वैल्यू 1 1 होगी, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज साइन I, और हमें N परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉड की बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह यदि हम बात करें N क्रॉस R की तो ये भी कितना हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ R। तो एक बात बताइए, इफ I इज इक्वल टू R और हम दोनों साइड साइन ले लेते हैं विद इन फिक्स्ड रेंज, विद इन फिक्स्ड रेंज 0 to 90, 0 to 90, तो यदि ले लेते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा साइन ऑफ I इक्वल टू साइन ऑफ R, और साइन I और साइन R की यहां से वैल्यू ले जाके वहां पुट कर दीजिए तो हमें क्या मिल गया I क्रॉस N इक्वल टू N क्रॉस R। गाइस, दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ IIT JEE 2014, सॉरी इट वाज 2013, जो कि मेरे से नहीं बना था पहली बार में। क्यों, क्योंकि मैंने हरदम जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे उसको तो बस I इक्वल टू R पढ़ के छोड़ देता था, मैं कभी भी इसको वेक्टर के तरीके से सोचने की कोशिश ही नहीं किया। जो कि IIT में क्वेश्चन क्या आया था कि I वेक्टर दे दिया और आपको N वेक्टर दे दिया था और साथ तक R वेक्टर भी दिया था कि कुछ वेरिएशंस थे और आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, तो बस यहीं से तो चेतना था। इज इट क्लियर? सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ। तो अपन ने फर्स्ट लॉ देख लिया, फर्स्ट लॉ इज क्लियर। अपन इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अभी अपन थ्योरी सेक्शन कर रहे हैं, इसीलिए फर्स्ट लॉ को यहीं पे क्लोज करते हैं। बात करते हैं सेकंड लॉ की, बात करते हैं सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या है?
सेकंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि ऑल थ्री रेज लाइज ऑन सेम प्लेन, लाइज ऑन सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल थ्री रेज लाइज ऑन सेम प्लेन? तो इसका मतलब यह हुआ कि लेट अस सपोज दिस इज अवर इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों कहाँ लाई करेंगी? एक प्लेन में। इट इज नॉट पॉसिबल कि आई और एन हमारे ऐसे हैं और हमारा आर ऐसा हो, दिस इज नॉट पॉसिबल। यदि आई और एन ऐसे है तो आर को भी ऐसे ही होना पड़ेगा। दिस वॉज द सेकंड लॉ। तो अपन इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। अपन लोग 11th क्लास में एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने शायद तक, बॉक्स प्रोडक्ट। क्या सुना होगा? बॉक्स प्रोडक्ट। अब बॉक्स प्रोडक्ट के केस में होता क्या है कि वहां पे अपन लोग लिखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। सारे यदि सेम प्लेन पे लाई करेंगे तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट कितना होगा? 0। तो बात ही आती है कि यार ये बॉक्स प्रोडक्ट है क्या? तो बॉक्स प्रोडक्ट कुछ नहीं है, दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी, मीन्स ए क्रॉस बी डॉट सी। या कि इसी को थोड़ा सा वेरिएशन कराते जाइए, बी को अंदर लाइए, ए को बाहर ले जाइए, ऐसे करिए। तो ए क्रॉस बी करने पे इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, और लेट अस सपोज हम उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं सी से, और सी भी इन्हीं के प्लेन पे लाई कर रहा है। इसका मतलब जो इनके चलते नॉर्मल आया होगा वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, और हमें पता है कि कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। तो यहां से हमें 0 मिल जाएगा। तो यहां पे मैं क्या ये बात लिख सकता हूं, इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर ट्रीटेड एज दी सॉरी ऑल थ्री रेज आर ट्रीटेड एज द वेक्टर, तो मैं ये लिख सकता हूं आई, एक यहां से सीधे सीधे ऐसे लिखिए, आई n equals to the 0. This is our second law. अब गाइस कई बार क्वेश्चंस में फंस जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैं उनको एक और सजेशन दूंगा कि आप इस बात को भी याद रखिए कि इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट भी होगा, वन कॉमन पॉइंट। वन कॉमन पॉइंट, वन कॉमन पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि तीनों रेस के बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी होगा, दैट इज P, as you can see it. So this was the second law. फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा एंगल इक्वल होते हैं, सेकंड लॉ क्या पढ़ा? तीनों रेस सेम प्लेन पे लाई करती हैं। इनको वेक्टर की तरह याद रखेंगे यदि वेक्टर फॉर्म में तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि IIT JEE में क्वेश्चन पूछता है रिफ्लेक्शन से, लेकिन किससे पूछेगा? वेक्टर फॉर्म में पूछेगा। इसलिए इन चीजों को याद रखिए, उस केस को भी याद रखिए।